हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में दोस्तों हम यूटेट पेपर फर्स्ट और यूटेट पेपर सेकंड के लिए मानचित्र की क्लास करने वाले हैं। और इस क्लास में दोस्तों यूटेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में पूछे गए प्रश्नों को दोस्तों मैथ के माध्यम से करने वाले हैं। बहुत बहुत डिटेल से करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि इस क्लास में हम क्या क्या करने वाले हैं। और हर चित्र को दोस्तों, हर क्वेश्चन को हम चित्र के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से बहुत डिटेल से समझने वाले हैं। तो दोस्तों ये रही आज की क्लास की पीडीएफ। और आज हम इस क्लास में 15 प्रश्न करने वाले हैं। तो दोस्तों क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी एक कॉफ़ी और पेन ले लेंगे। आप सभी प्रश्न को शुरू करने से पहले आप सभी एक कॉफ़ी और पेन ले लेंगे। अब बात आती है कि भैया कॉफ़ी और पेन लेके क्या करें। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, 1 से 15 तक की क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। और जैसे हम प्रश्न नंबर 1 कर रहे हैं, प्रश्न नंबर 2 कर रहे हैं, और वो प्रश्न आपके क्या हो जाते हैं, सही होते हैं, तो आप इस प्रकार से सही प्रश्न के आगे सही का निशान लगाते जाएंगे, सही टिक लगाते जाएंगे। और क्लास के अंत में आप पाएंगे कि आपके 15 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो ऐसा करने से आपको फ़ायदा क्या होगा। तो दोस्तों ऐसा करने से फ़ायदा आपको ये होगा कि आप अपनी स्वयं की तैयारी का स्वयं से मूल्यांकन कर सकते हैं कि जो हमारी तैयारी है, हमारे 15 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के लिए पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है। और ये प्रश्न दोस्तों यूटेट में भी 2 बार पूछा गया है, सीटेट में भी 2 बार पूछा गया है। और अभी अभी जो उत्तराखंड एलटी हुआ था 2021 में, उत्तराखंड का एलटी पेपर हुआ था, तो दोस्तों उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न है, हमने प्रश्न देख ही लिया कि ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है। तो दोस्तों अगर आपको मैप की जानकारी होती तो आप सीधा सीधा क्या करते, इसका सही टिक लगा देते। लेकिन अगर नहीं है, अगर होती तो आप बोलते कि भैया नागालैंड की सीमा तो क्या है, किससे, बांग्लादेश से लगती ही नहीं है, और मणिपुर की भी नहीं लगती है, लेकिन असम की लगती है, 2 बार लगती है। ठीक है, लेकिन ये तीनों ओर से किससे, बांग्लादेश से नहीं गिरा है। तो ऐसा एकमात्र राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से गिरा है, तो ऐसा राज्य त्रिपुरा है। तो आइए समझते हैं जरा इसको चित्र में। तो ये वाले हो जाएंगे दोस्तों भारत के पूर्वी राज्य। ठीक है, तो हमें ऑप्शन में दिया गया था नागालैंड। नागालैंड की सीमा तो भैया बांग्लादेश से लगती ही नहीं है, ये बांग्लादेश है दोस्तों। ठीक है, ये वाला हो जाएगा बांग्लादेश, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये बांग्लादेश है। तो नागालैंड की सीमा तो बांग्लादेश के साथ लगती ही नहीं है, और मणिपुर की सीमा भी बांग्लादेश के साथ लगती ही नहीं है। असम का हमने कहा तो असम की एक बार यहाँ से लगती है और एक बार यहाँ से, 2 बार असम बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और तीसरा ऑप्शन दिया गया था दोस्तों हमें, चौथा ऑप्शन दिया गया था त्रिपुरा। तो त्रिपुरा दोस्तों ये वाला है, और त्रिपुरा तीनों ओर से, इसको हम दूसरे उससे दिखाते हैं। ठीक है, तो ये त्रिपुरा दोस्तों तीनों ओर से किससे, बांग्लादेश से गिरा है। तो इसका सही जवाब हो जाता त्रिपुरा। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और मैं आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद भी कर रहा हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम जब मानचित्र कर रहे हैं तो हमें दिशाओं का ज्ञान होना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि मुख्य रूप से दिशाएं कितनी होती है, तो मुख्य रूप से दिशाएं कितनी होती है दोस्तों, 4 दिशाएं होती है। मुख्य रूप से दिशाएं कितनी होती है, 4 दिशाएं होती है। और कौन कौन सी, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशाएं हो जाएगी। तो अगर हम भारत के मैप में देखें कि भैया भारत का कौन सा राज्य पूर्वी राज्य है, तो ये पूरब हो जाएगा दोस्तों, ये उत्तर हो जाएगा, और ये पश्चिम हो जाएगा, और ये दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, तो और अगर हम बात करते हैं दोस्तों, मुख्य रूप से दिशाएं 4 होती है और 4 इसकी उपदिशाएं होती है। उपदिशाएं कौन कौन सी होती है, अगर हम बात करें कि ये कौन सी दिशा हो जाएगी भैया, तो ये हो जाएगी उत्तर और पूरब। और ये कौन सी दिशा हो जाएगी, तो दोस्तों ये वाली हो जाएगी उत्तर और पश्चिम। और ये कौन सी दिशा हो जाएगी, तो दोस्तों ये हो जानी है आपका दक्षिण और पश्चिम। और इसी प्रकार से ये वाली दक्षिण और पूरब। तो दोस्तों दिशाएं 4, मुख्य रूप से दिशाएं 4, और अगर हम बात करते हैं 4 इसकी उपदिशाएं होती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो प्रश्न है, भारत के साथ कितने देशों की सीमाएं जुड़ी है। या तो प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, या प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है, और या फिर अगले प्रकार से इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको मैप की जानकारी है और आपको मानचित्र की अच्छी समझ है तो आप सीधा सीधा कहते हैं कि भैया इसका सही उत्तर हो जाता कितना, 7। अब समझते हैं कि साथ कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमा किससे, भारत से लगती है। तो दोस्तों, पाकिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा, और चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये 7 देश हैं जिनके साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, या जिनके साथ भारत की सीमा जुड़ी है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न है कि भारत के कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा वाले हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का मतलब है कि भारत के ऐसे कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा समुद्र तट से लगती है। ठीक है, तो आइए दोस्तों समझते हैं इसको मैप के माध्यम से। अगर हमें पता होता तब तो हम आसानी से इस प्रश्न का सही जवाब लगा देते कि भैया ए होना है कि भारत के 9 राज्यों की सीमा और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा किससे, समुद्र तट से लगती है। लेकिन अगर हमें ज्ञान नहीं है मैप का, या हमें जानकारी नहीं है मैप की, तो आइए समझते हैं फिर मानचित्र में इस चीज को कि कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा समुद्र तट से लगती है। ठीक है दोस्तों, पहला हो जाएगा गुजरात। गुजरात की सीमा किससे, समुद्र तट से लग रही है। ठीक है, पहला राज्य, पहले हम राज्यों को देखेंगे। और दूसरा हो जाएगा दोस्तों कौन, महाराष्ट्र की सीमा भी समुद्र तट से लग रही है। और तीसरा हो जाएगा दोस्तों गोवा। तीसरा राज्य हो जाएगा गोवा। गोवा की सीमा भी दोस्तों समुद्र तट से लग रही है। और चौथे पे हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक की सीमा भी समुद्र तट से लग रही है। पांचवें पे हो जाएगा दोस्तों करेले के आकार का केरल। याद करने के लिए हम कह सकते हैं भैया हैं। और छठे नंबर पे कितने हो गए दोस्तों, 1 2 3 4 5, और छठे पे हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु। और 7वें पे हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। और 8वें पे हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा। और 9वें पे हो जाएगा दोस्तों कौन, पश्चिम बंगाल। तो ये रहे दोस्तों 9 राज्य जिनकी सीमा किससे लगती है, समुद्र तट से लगती है। अब हम किसको, केंद्र शासित प्रदेशों को जानने वाले हैं। तो 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में दोस्तों दमन, द्वीप, दादर, नगर हवेली, एक केंद्र शासित प्रदेश ये हो जाएगा। तो दोस्तों दमन, द्वीप और दादर नगर हवेली 2020 से पहले ये दोनों क्या है, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन 26 जनवरी 2020 को इन दोनों को क्या कर दिया गया, इन दोनों का विलय कर दिया गया, इन दोनों को एक कर दिया गया। ठीक है, एक हो जाएगा। दूसरे पे हो जाएगा दोस्तों लक्षद्वीप। ठीक है, और तीसरे पे हो जाएगा दोस्तों पांडुचेरी। और चौथे पे हो जाएगा दोस्तों अंडोमान निकोबार द्वीप समूह। तो दोस्तों हमने जान लिया है, समझ लिया है मैप के माध्यम से कि भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा समुद्र तट से लगती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इस प्रश्न का सही जवाब आपको मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे किसके, पांडुचेरी के बारे में है और समझना जरूरी है। तो दोस्तों पांडुचेरी एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला है। तो दोस्तों पांडुचेरी का हल्का सा हिस्सा कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में भी है, और हल्का सा हिस्सा दोस्तों कहाँ, केरल में भी है, और 2 तमिलनाडु में भी इसके हिस्से 2 जगह है। तो दोस्तों 4 स्थलों में और 3 राज्यों में भारत का एकमात्र केंद्र शासित फैला है, कौन सा, पांडुचेरी। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 4। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको बहुत आसान लग रहा होगा, क्योंकि इस प्रश्न को हम क्लास 4th से पढ़ते आ रहे हैं कि भैया निम्न में से भारत के किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ये प्रश्न तो हमें पता होता है कि भारत के भैया 8 राज्यों से क्या कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन मैंने प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया है कि कौन से राज्य से नहीं गुजरती है। तो दोस्तों ऑप्शन दिया गया हमें राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, बिहार। ठीक है, और हमें बताना है कि कौन से नहीं गुजरती है। तो दोस्तों पहले हम ये जान लेते हैं कि किन किन राज्यों से, ऐसे कौन से 8 राज्य हैं जिनसे होकर
कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों उनमें पहला राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। और अगला हमें ऑप्शन में राजस्थान था, ठीक है भैया, इससे भी गुजरती है और झारखंड से भी जाती है, मिजोरम से भी जाती है, लेकिन बिहार दिया गया था हमें। तो बिहार से दोस्तों कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है, तो इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाता, बिहार हो जाता। ठीक है, बिहार से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है, पश्चिम बंगाल से भी, मिजोरम से भी, राजस्थान से भी गुजरती है, लेकिन बिहार से होकर नहीं गुजरती है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी 3 से 4 बार ये प्रश्न यूटेट और सीटेट दोनों में मिलाकर पूछा गया है। तो दोस्तों प्रश्न है कि इनमें से कौन सा प्रमुख यामोत्तर है। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश। तो हमें प्रमुख यामोत्तर बताना है कि प्रमुख यामोत्तर कौन सा होता है। तो दोस्तों प्रमुख यामोत्तर को जानने से पहले हमें अक्षांश और देशांतर रेखाएं जानना आवश्यक है कि किसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं और किसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। तो दोस्तों पहले अक्षांश और देशांतर। तो दोस्तों ये वाली हो जाएगी देशांतर रेखाएं, जो आप देख पा रहे हैं ना खड़ी में, ये जो खड़े में आप रेखाएं देख रहे हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, देशांतर रेखाएं कहते हैं। और जो आप ये पृथ्वी पर ग्लोब पर पड़ी हुई रेखा देख रहे हैं, ठीक है, लेटी हुई रेखा देख रहे हैं, तो इन्हें दोस्तों क्या कहते हैं, अक्षांश। तो ये अक्षांश हो जाएगी और उधर वाली ये देशांतर, ठीक है, अक्षांश। और दोस्तों अगर हम बात करें कि अक्षांश रेखाओं को क्या है, लॉन्गिट्यूड, और देशांतर रेखाओं को दोस्तों लैटिट्यूड रेखा कहते हैं। और अब हमें प्रश्न पूछा गया है कि भैया प्रमुख यामोत्तर कौन सा है। तो दोस्तों जो देशांतर रेखाएं और देशांतर रेखाओं में जो 0 डिग्री देशांतर है, आइए इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। जो दोस्तों देशांतर रेखाओं में कौन सा 0 डिग्री ये देशांतर है, इसी रेखा को दोस्तों क्या कहा जाता है, प्रमुख यामोत्तर कहा जाता है। और इसी रेखा को दोस्तों 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, 0 डिग्री देशांतर। और इसी रेखा को दोस्तों क्या है, समय रेखा, और इसी रेखा को GMT भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों प्रमुख यामोत्तर कौन सी रेखा को कहा जाता है, 0 डिग्री देशांतर। अब थोड़ा सा अक्षांश के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों अक्षांश रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं दोस्तों, भूमध्य रेखा कहते हैं और विषुवत रेखा कहते हैं। वहीं पे अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में इसे इक्वेटर कहते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगर आपको इसमें डिटेल से वीडियो चाहिए तो हमारे सारथी कोचिंग सेंटर के चैनल में एक प्लेलिस्ट है वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल, वहाँ पे दोस्तों इस चीज़ को बहुत डिटेल से समझाया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, ये प्रश्न भी सीटेट, यूटेट या अदर किसी भी एग्जाम का चाहता है, बहुत बार बार पूछा जाता है कि विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है। हमें ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, काराकोरम, सतपुड़ा, अरावली और हिमालय। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाना है कौन सा, अरावली इस प्रश्न का सही जवाब हो जाना है। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें, अब हम जो ये अन्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं इनको मैप में समझने वाले हैं कि कौन सी पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है, किस राज्य में है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमें ऑप्शन में दिया गया है काराकोरम। तो दोस्तों काराकोरम है ये लद्दाख में, ये हो जाएगी दोस्तों काराकोरम पर्वत श्रृंखला। और काराकोरम के नीचे दोस्तों यहाँ पे ये है जास्कर, और जास्कर और काराकोरम के बीच से निकलती है दोस्तों सिंधु नदी। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, सीटेट में तो ये प्रश्न पूछा गया है, सीटेट में तो दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है कि सिंधु नदी कौन सी 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर बहती है। तो दोस्तों ऊपर जास्कर और नीचे काराकोरम। ठीक है, तो नहीं, ऊपर काराकोरम और नीचे जास्कर दक्षिण में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। और अगला ऑप्शन था दोस्तों अरावली। तो अरावली ये आपका राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, और अगला दिया गया था दोस्तों हमें ऑप्शन में क्या, कौन सा ऑप्शन है,
हिमालय, हिमालय हमने देख ही लिया कि भैया हिमालय की पहाड़ियों को क्या है 3 भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहले हो जाएगा महान हिमालय या वृद्ध हिमालय, और बीच में हो जाएगा मध्य हिमालय, और सबसे दक्षिणतम हिस्सा कौन सा हिमालय का शिवालिक है। और अगला कौन सा है दोस्तों, अगला हमें सतपुड़ा दिया गया है शायद ऑप्शन में, काराकोरम, हिमालय, सतपुड़ा। हाँ, सतपुड़ा की जो दोस्तों पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो सबसे पहले इनका क्रम पूछा जाता है, तो सबसे उत्तर में विंध्याचल है, विंध्याचल के बाद बीच में दोस्तों सतपुड़ा है, और सतपुड़ा के बाद दोस्तों महादेव की पहाड़ियाँ हैं। तो इनका भी क्रम पूछा जाता है, बहुत सारे पेपरों में पूछा गया है कि इन पहाड़ियों का क्रम बताइए उत्तर से दक्षिण की ओर। तो सबसे पहले कौन सी, विंध्याचल, विंध्याचल के बाद सतपुड़ा, सतपुड़ा के बाद महादेव की पहाड़ियाँ हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, अरावली। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। तो दोस्तों प्रश्न है कि निम्न में से भारतीय राज्य की सीमा चीन से नहीं गुजरती है। मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा किससे, चीन से नहीं गुजरती है, जो हमें ऑप्शन में दिए गए हैं इन्हीं में से बताना है। ठीक है, तो अगर आपको मैप की जानकारी है तो आप बताते हैं कि भैया हिमालय की सीमा भी चीन से लगती है, अरुणाचल प्रदेश की भी लगती है, सिक्किम की लगती है, लेकिन बिहार की नहीं लगती है। तो आइए समझते हैं जरा चित्र में। तो पहला ऑप्शन हमें दिया गया था दोस्तों हिमालय, नहीं हिमालय नहीं, हिमाचल। तो हिमाचल की सीमा बिल्कुल लग रही है भैया चीन के साथ। और अगला दिया गया था दोस्तों हमें सिक्किम, तो सिक्किम की भी बिल्कुल लग रही है। और तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया था अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा भी चीन के साथ लग रही है, ये पूरा दोस्तों चीन है। ठीक है, और अगला ऑप्शन हमें दिया गया था बिहार, लेकिन बिहार की सीमा नहीं लगती है। बिहार की सीमा किससे, नेपाल से लगती है। ठीक है, और नेपाल के ऊपर ये चीन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता दोस्तों, बिहार हो जाता। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न दोस्तों इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि बताइए कि अरब सागर की ओर भारत का कौन सा द्वीप है। तो दोस्तों ये अरब सागर है, ये वाला कौन सा है, अरब सागर है, और ये बंगाल की खाड़ी है। तो अरब सागर की ओर दोस्तों भारत का कौन सा द्वीप है, तो लक्षद्वीप है। और अगला कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल की खाड़ी की ओर भारत का कौन सा द्वीप है, तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप है। ठीक है, और यहाँ पे ये पुंदुचेरी भी है, लेकिन पुंदुचेरी भारत के मुख्य सीमा के साथ जुड़ा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये तीनों ही प्रश्न एक जैसे हैं, इनके उत्तर भी एक जैसे लगेंगे, लेकिन प्रश्न अलग अलग तरीके से सीटेट एग्जाम में या यूटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी। तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत का मतलब है भारत का वो हिस्सा जो तीनों ओर से क्या है, समुद्र तट से घिरा है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, एक होता है दोस्तों द्वीप, द्वीप का मतलब है जो चारों ओर से किससे, जल से घिरा भाग या समुद्र से घिरा भाग। और एक है दोस्तों प्रायद्वीप, प्रायद्वीप का मतलब है जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा भाग, जल से घिरा भाग। ठीक है, तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी बोलना है, सबसे बड़ी नदी बोलना है, तो कौन सी है आप चित्र में देखकर बता सकते हैं। अगर बात करें हमें ऑप्शन कावेरी दिया गया है, तो कावेरी आपको दिख रहा होगा कि कावेरी छोटी है भैया, और नर्मदा भी आप देख पा रहे होंगे चित्र में, और वहीं पे आप कृष्णा भी देख पा रहे होंगे चित्र में, और वहीं पे आप गोदावरी देख पा रहे होंगे। तो गोदावरी ही दोस्तों हमें क्या लग रही है, सबसे बड़ी और लंबी नदी लग रही है ना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाता है, गोदावरी की प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है या सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों कि दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है, आपको मैं 2 प्रश्न दिखाता हूं ये, और आप क्या करेंगे, वीडियो को रोकेंगे, और वीडियो को रोक कर आप क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों ही प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहले आप प्रश्न को पढ़ लो, ठीक है, और उसके बाद आप देखोगे कि यार ये प्रश्न तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं। आपको प्रश्न क्या लगेंगे, एक जैसे लगेंगे, लेकिन दोस्तों इनके दोनों के उत्तर अलग अलग है, और ये प्रश्न भी अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है। दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो दोस्तों अगर प्रश्न आपको सिर्फ पूछा जाए कि दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो दोस्तों गोदावरी को कहा जाता है। और अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाना है, कावेरी नदी हो जाना है। अब बात आती है कि इनको इस प्रकार से क्यों कहा गया है, ठीक है, और लगभग लग तो हमें एक ही रहा कि गंगा कहा जा रहा है, कि एक को दक्षिण गंगा कहा जा रहा है और एक को
दक्षिण भारत की गंगा कहा जा रहा है। तो दोस्तों अगर हम बात करें गोदावरी की, गोदावरी को दक्षिण गंगा इसलिए कहा जाता है या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी इसलिए कहा जाता है। अगर आए प्रश्न कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, तब तो क्या हो जाना है, तब भी गोदावरी हो जाना है। अगर सबसे लंबी नदी आए तब तो गोदावरी हो जाना है दोस्तों। लेकिन अगर प्रश्न सिर्फ पूछा जाए कि दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है तो गोदावरी है। लेकिन अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है तो कावेरी हो जाना है। अब बात आती है कि क्यों कहा जाता है। गोदावरी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जिस प्रकार से उत्तर भारत में दोस्तों सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो हमारे उत्तराखंड से ही निकलती है, गंगा नदी। उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है। तो इसीलिए इसको जिस प्रकार से उत्तर भारत में सबसे लंबी कौन है, गंगा है, और उसी प्रकार से दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी कौन है, गोदावरी है। तो इसलिए इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। और बात आती है कि भैया कावेरी को क्यों कहा जाता है, ये तो छोटी है। तो दोस्तों जिस प्रकार से जो हमारी गंगा है, गंगा में दोस्तों क्या होता है, गंगा को 12 कहा जाता है। इसमें 12 माह क्या है, जल का प्रवाह बना रहता है। ये सूखती नहीं है, किसी भी ऋतु या किसी भी मौसम में ये क्या है, सूखती नहीं है। इसमें निरंतर जल प्रवाह होता रहता है। उसी प्रकार से दोस्तों दक्षिण भारत में जो कावेरी है, कावेरी में भी 12 के 12 मास, 12 मासी कहा जाता है इन नदियों को। 12 के 12 मास क्या है, जल का प्रवाह बना रहता है। ये किसी भी ऋतु या किसी मौसम में सूखती नहीं है। और अगर हम बात करते हैं बाकी दक्षिण भारत की नदियों की, तो दोस्तों ये वर्षा ऋतु में तो इनमें जल का प्रवाह खूब रहता है, लेकिन गर्मियों के मौसम में ये क्या है, सूख जाती है। लगभग अधिकतर नदियाँ इनमें या सूख जाती है या इनमें जल का प्रवाह कम हो जाता है। ठीक है, बहुत कम हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आशा ही नहीं पूरी उम्मीद भी करता हूँ कि ये तीनों के तीनों प्रश्न आपको क्या है, अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इनके बीच के अंतर भी। तो कावेरी ये है और अगर हम बात करते हैं गोदावरी ये है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला दोस्तों यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले कुछ प्रश्न और जान लेते हैं कि अगले प्रश्न किस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि भैया कृष्णा नदी की सहायक नदियों के नाम बताइए। तो देखिए भीमा, तुंगभद्रा और कोयना। और अगले आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भैया गोदावरी की सहायक नदियों के नाम बताइए। तो आप पेनगंगा और प्रणहिता और इंद्रावती। और अगले जो दोस्तों महत्वपूर्ण है वो है कि भैया अगला पूछा जा सकता है कि जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश, और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से कौन कौन सी दो पहाड़ियों के बीच से होती हुई निकलती है। तो दोस्तों विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा की पहाड़ियों के मध्य से होकर निकलती है और बंगाल की खाड़ी में, नहीं बंगाल की नहीं दोस्तों, अरब सागर में क्या होती है, प्रवाहित होती है। और वहीं पे दोस्तों ताप्ती भी। तो ये नर्मदा और ताप्ती दोस्तों दक्षिण भारत की दो नदियां हैं जो कहाँ पे गिरती हैं दोस्तों, बड़ी नदियां हैं जो कहाँ पे, अरब सागर में गिरती है। बाकी अधिकतर नदियां दोस्तों कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, या इनका मुहाना कहाँ, बंगाल की खाड़ी की ओर रहता है। ठीक है, और अगला प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि ताप्ती नदी कौन से दो पहाड़ियों के बीच से निकलती है। तो दोस्तों ताप्ती नदी यहाँ पे दोस्तों सतपुड़ा के नीचे है महादेव की पहाड़ियाँ। तो ताप्ती नदी दोस्तों महादेव की पहाड़ियाँ और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर निकलती है और कहाँ, अरब सागर में इसका मुहाना है, अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। और अगला दोस्तों एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो 2 बार कर्क रेखा को काटती है। कैसे काटने का मतलब हो जाएगा दोस्तों, जैसे ये कर्क रेखा है और कर्क रेखा को 2 बार, एक बार ये और दूसरी बार इस प्रकार से काटती है, ऐसी भारत की कौन सी नदी है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। तो दोस्तों ऐसी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो दोस्तों ऐसी नदी कौन सी है, माही नदी। और कहाँ काटती है, तो गुजरात में काटती है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि माही नदी कर्क रेखा को कहाँ, किस राज्य में 2 बार काटती है। तो दोस्तों गुजरात में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैं आशा ही नहीं पूरी उम्मीद भी कर रहा हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है
प्रश्न नंबर 11, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी, गोदावरी नदी, महानदी और नर्मदा नदी। तो दोस्तों ये प्रश्न भी अभी किन किन पेपरों में पूछा गया है? 2019 यूटेट, 2022 यूटेट और अभी कनिष्क सहायक का पेपर हुआ था उत्तराखंड में, तो उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था कि धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन की महत्ता समझिए, इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी नदी पर है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाना है नर्मदा नदी पर है। और कौन से राज्य में है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में भी दोस्तों कहाँ है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में ये कहाँ है? जबलपुर में है, जबलपुर में है। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों धुआंधार जलप्रपात। तो ये तो हमने समझ लिया कि धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर। और कहाँ पे है? जबलपुर में है। लेकिन बात आती है कि जलप्रपात किसे कहते हैं? तो जब दोस्तों एक कठोर सतहों से क्या होता है? जब कठोर सतहों से दोस्तों पानी कहाँ नीचे गिरता है, ठीक है, इस प्रकार से नीचे गिरता है और नीचे क्या बनाता है? गर्त बनाता है। तो उसी को दोस्तों क्या कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 12। और ये प्रश्न भी दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों थोड़ा सा इसको पहले जूम कर लेते हैं प्रश्न को। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में लोकताल झील स्थित है? मणिपुर, उत्तराखंड, केरल, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों हमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो लोकताल झील की थोड़ी दोस्तों हम पहले विशेषता जानने वाले हैं। उत्तर जानने से पहले हम इसकी थोड़ी विशेषता जानने वाले हैं। तो दोस्तों इसकी विशेषता ये है कि जो आपको ये द्वीप सा दिख रहा है, या जो इस झील में क्या आपको वनस्पति दिख रही है, तो दोस्तों ये एक जगह से दूसरी जगह तक क्या है? तैरती रहती है, तैरती रहती है। ये द्वीप भी तैरते रहते हैं और ये वनस्पति भी दोस्तों तैरती रहती है। ठीक है, ये आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये द्वीप सा है। ठीक है, और ये जो इसमें वनस्पति है, तो दोस्तों ये क्या जल के ऊपर तैरती रहती है। तो इसलिए ये पर्यटकों का क्या है? आकर्षक का केंद्र तो है ही है। पर्यटक का ध्यान तो दोस्तों ये अपनी ओर आकर्षित करते ही करते हैं। साथ में हमारे एग्जामिनरों का भी अपनी ओर क्या है दोस्तों, जो इसकी सुंदरता है, इसकी विशेषता है, उनका ध्यान भी आकर्षित करती है। तो इसलिए ये प्रश्न भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो अब बात आती है कि कौन से राज्य में है? तो दोस्तों ये मणिपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब मणिपुर को थोड़ा सा मैप में समझ लेते हैं कि भैया मणिपुर कहाँ पे है। ठीक है, तो दोस्तों ये वाला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, और नागालैंड के बाद जो दोस्तों ये वाला राज्य है, तो यही वाला राज्य क्या है? मणिपुर है। और मणिपुर में ही दोस्तों लोकताल झील है। और इसकी एक विशेषता ये है कि ये पूर्वी उत्तर राज्यों में, ठीक है, तो पूर्वी राज्यों में दोस्तों ये ताजे पानी की सबसे बड़ी झील भी है। ठीक है, तो दोस्तों आशा ही नहीं, उम्मीद भी कर रहा हूँ कि आपको सेशन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13। तो दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सागर तट भारत के पूर्वी सागर तट का भाग है? दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है, यूटेट, सीटेट में भी और अदर एग्जामों में भी पूछा जाता है। तो हमें ऑप्शन दिया गया है कि कोरोमंडल, कोंकण तट और मालाबार तट और दक्षिण तट। तो दोस्तों अगर आपको मैप की जानकारी होती और आपने मैप की सहायता से इसे पढ़ा होता, तो आप यहाँ पे बहुत आसानी से इस प्रश्न का जवाब लगा देते। क्या? कोरोमंडल। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि जो कोंकण है, कोंकण भी कहाँ? पश्चिम में है, मालाबार तट भी पश्चिम में है, और ये दक्षिण की बात कर रहा है, और हमें प्रश्न में पूरा पूछा गया है, तो आप आसानी से क्या है? प्रश्न का सही उत्तर लगा देते, कोरोमंडल। तो आइए समझते हैं जरा इसको मैप के माध्यम से। तो दोस्तों ये पश्चिम तट है और ये पूर्वी तट है। ठीक है, तो दोस्तों ये वाला हिस्सा हो जाएगा आपका क्या? पूर्वी तट, और ये वाला हिस्सा हो जाएगा दोस्तों आपका पश्चिमी तट। ठीक है, तो दोस्तों ये देख पा रहे होंगे आप मालाबार, और ये कोंकण तट कहाँ है? पश्चिम में है। तो ये तो बिल्कुल ऑप्शन सही नहीं होने वाले थे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों पूरब में, देखिए पूरब में दिया गया था हमें कोरोमंडल, तो कोरोमंडल ही सही उत्तर जवाब हो जाना था। और अगला दोस्तों उत्तरी सरकार भी कहाँ है? ये उत्तरी सरकार भी, ये भी पूछा जाता है कि ये कौन से तट में है, तो दोस्तों ये भी पूर्वी तट
का ही हिस्सा है। ठीक है, और अगला दोस्तों आप थोड़ा सा यहाँ और समझ सकते हैं, और क्या समझ सकते हैं इसी मैप में, जो दोस्तों पश्चिम घाट है। ये प्रश्न भी सीटेट में 2 बार पूछा गया है कि पश्चिम घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो हो सकता है यूटेट में भी भैया इस बार पूछ दिया जाए। ठीक है, तो दोस्तों पश्चिम घाट को अन्य कौन से नाम से जाना जाता है? सह्याद्री। ठीक है, ये हमारे एनसीईआरटी में बहुत डिटेल से दिया गया है। कौन सी एनसीईआरटी? तो क्लास 6 की एनसीईआरटी में आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी। और हो सकता है प्रश्न बन जाए कि भैया पूर्वी घाट को क्या कहते हैं। तो घाट और तट में दोस्तों आपको अंतर आ रहा होगा। तट का मतलब है ये बाहर वाला हिस्सा, और घाट का मतलब अंदर वाला। ठीक है, पूर्वी घाट को दोस्तों महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, या ये आ सकता है कि महेंद्रगिरी पर्वत को कौन से घाट के नाम से जाना जाता है? तो पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 14, और ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पूर्वी घाट और पश्चिम घाट कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन दिया गया है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, और अन्नामुड़ी की पहाड़ियाँ, और कैप कैमोरीन। तो दोस्तों आइए समझते हैं इसका सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। तो आइए थोड़ा मैप में देख लेते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा पूर्वी घाट, और ये वाला हो जाएगा पश्चिम घाट। और कहाँ मिल रहे हैं दोस्तों? तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिल रहे हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कौन सी पहाड़ियों पर मिलते हैं? तो दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें अन्नामुड़ी या अन्नामलाई, तो दोस्तों ये यहाँ पे अन्नामलाई हो जाएगा और इधर अन्नामुड़ी हो जाएगा। और अगला पूछा गया है दोस्तों कैप कैमोरीन। तो दोस्तों कैप कैमोरीन, तो दोस्तों जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु का सबसे दक्षिणतम हिस्सा कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी में भी दोस्तों कैप कैमोरीन, कैप कैमोरीन ये यहाँ पे लिखा ही हुआ है, क्या ही लिखूँ मैं। तो कैप कैमोरीन दक्षिण भारत का, जो भारत की मुख्य भूमि है, और मुख्य भूमि का दोस्तों ये दक्षिणतम, सबसे दक्षिणतम हिस्सा है। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दोस्तों इंदिरा पॉइंट था, जो कि अब डूब गया है। ठीक है, और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें, ये हमने दक्षिण का तो जान लिया कि दक्षिण में भारत का सबसे दक्षिणतम हिस्सा कौन सा है? कैप कैमोरीन है। और वहीं पे अगर दोस्तों हम पूर्व की बात करें कि भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा कौन है, तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में की बिथू। ठीक है, ये दोस्तों भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा है। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें भारत का सबसे उत्तरी हिस्सा, तो दोस्तों इंदिरा कौल, इंदिरा कौल दोस्तों सबसे उत्तर वाला हिस्सा है। और अगर हम बात करें अंडमान निकोबार में, तो इंदिरा पॉइंट, ये इंदिरा पॉइंट हो जाता। ठीक है, वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें कि भारत का सबसे पश्चिमी हिस्सा, तो दोस्तों गुहार मोती हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाना है प्रश्न नंबर 15। और एक प्रश्न दोस्तों डिग्री चैनल से भी पूछा जाता है। तो इस प्रश्न में हम एक तो प्रश्न करेंगे, और बाकी हम ये 3 डिग्री चैनल को और समझने वाले हैं। कौन कौन सा? मिनिकाई, ये भी प्रश्न पूछा जाता है पेपरों में कि मिनिकाई और मालदीव कौन से डिग्री चैनल के बीच है, कोकोद्वीप कौन से डिग्री चैनल के बीच है, और मिनिकाई और लक्षद्वीप कौन से चैनल के बीच है, इनके बीच कौन सा चैनल है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों समझते हैं इस प्रश्न को। और ये प्रश्न भी दोस्तों किस परीक्षा से लिया गया है? तो ये सीटेट में भी पूछा गया है, और साथ में 2021 एलटी पेपर उत्तराखंड में भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों प्रश्न है कि 10 डिग्री चैनल, तो इसका सही जवाब हो जाना है दोस्तों छोटा अंडमान एवं निकोबार के बीच। तो आइए समझते हैं इसे चित्र के माध्यम से। तो दोस्तों ये वाला हो जाएगा छोटा अंडमान, ठीक है, और ये हो जाएगा दोस्तों कार निकोबार, और इसके बीच जो आप देख रहे होंगे ये 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है कि भैया ये डिग्री चैनल या चैनल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों एक होती है जल संधि, और एक है ये डिग्री चैनल। तो जैसे हमने देखा होगा इससे पहले वाले प्रश्न में, हमने देखा था दोस्तों कि ये भारत का क्या है? दक्षिणतम हिस्सा है, और ये दोस्तों क्या है? श्रीलंका है।
तो श्रीलंका और भारत दोस्तों आपस में कैसे जुड़े हैं? जल संधि के द्वारा जुड़े हैं। जल संधि का मतलब है दोस्तों इन दो ये क्या है, स्थल सीमा है ना, तो इन दो स्थल सीमाओं के बीच क्या है, जो ये जल है, इनकी जो क्या है, क्या कह सकते हैं, जो दूरी है या गैप है वो कम है। और यहाँ पे जो डिग्री चैनल है, डिग्री चैनल ये दो द्वीप है, तो इन द्वीपों के बीच दोस्तों क्या है, बहुत अधिक क्या है, दूरी है। दूरी कह सकते हैं, दूरी अधिक ज़्यादा है और यहाँ पे दूरी कम होती है। तो जहाँ ज़्यादा दूरी होती है दो द्वीपों के बीच, उसे हम डिग्री चैनल कहते हैं, और जहाँ पे कम है उसे हम जल संधि कहते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये डिग्री चैनल भी समझ में आ गया होगा। और 10 डिग्री चैनल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले चैनलों की और कि अगले कौन कौन से चैनलों से प्रश्न बनता है। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न है मिनिकॉय और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल है। जैसे ये मिनिकॉय हो गया और मिनिकॉय के बाद दोस्तों ये क्या है, मालदीव है। तो इनके बीच कौन सा चैनल है दोस्तों, या ये 8 डिग्री चैनल कौन कौन से द्वीपों को अलग करता है? तो मिनिकॉय और मालदीव को अलग कर रहा है। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं कोको चैनल, तो दोस्तों कोको चैनल ये किसका हो जाएगा दोस्तों, म्यांमार का। कोको चैनल और उत्तरी अंडमान के बीच कौन सा चैनल है? तो दोस्तों इस चैनल का नाम भी कोको चैनल ही है। ठीक है, और अगला है दोस्तों मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच कौन सा डिग्री चैनल है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका मिनिकॉय, और ये हो जाएगा दोस्तों लक्षद्वीप के बीच जो चैनल है वो कौन सा है दोस्तों, 9 डिग्री चैनल है। तो दोस्तों मैं आशा ही नहीं पूरी उम्मीद भी कर रहा हूँ कि आपको ये सेशन, ये क्लास पसंद आई होगी, और साथ में एक प्यारा सा कमेंट लिख के बताएंगे कि ये क्लास आपको कैसी लगी, और साथ में कि इस प्रश्न में आपके, इस प्रश्न पत्र में या इस 15 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में।